भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। दोस्तों, जो ये औरत को आप देख रहे हैं रोते हुए, लगभग एक हफ्ते से सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं, लेकिन इन्हें कोई सिलेंडर नहीं मिलता है। ये कहती हैं कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं नौकरी छोड़कर इधर सिलेंडर लेने के लिए इधर लाइन लगाई हुई हूँ। सुबह 4 बजे से आती हूँ, पूरा दिन लाइन लगाती हूँ, लेकिन मुझे कोई सिलेंडर नहीं मिलता है। दोस्तों, ये एक ही ऐसी बात नहीं हो रहा है कि भारत की जनता को एक बार लाइन में लगना पड़ रहा है, बल्कि 2016 में जब नोटबंदी पड़ी थी, याद होगा आपको, बहुत से लोगों को, लोग तभी भी लाइन में लगकर बहुत सारे मारपीट झगड़े लड़ाई हुए थे उसके अंदर। बहुत से लोग तो लाइन में खड़े खड़े बेहोश होकर गिर पड़े थे। और जब ये कोविड आया था तो लोग गांव जाने के लिए लंबी लंबी पैदल जा रहे थे, कोई तो किसी गाड़ी में लटक के जा रहा था, आपको याद होगा। और ये आपकी तीसरी मर्तबा है कि लोग, औरतें लाइन में खड़ी हैं, जो नौकरियां करती हैं, जो अपने बच्चों को पालती हैं, उन्हें लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। बल्कि हमारी सरकार भी इसके ऊपर पहले ही से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम आपको एक मिसाल में देता हूँ। 144 करोड़ रहते हैं, मान लीजिए भारत आपका घर है, इसके अंदर 144 लोग परिवार है आपका, और इतनी इस परिवार को जरूरत है, तो इसके लिए पता है भारत कितना रिजर्व रखता है अपने भारत के लिए। लगभग 22 दिन तक भारत के पास सिर्फ, अगर कोई देश इसे तेल या डीजल मतलब कच्चा तेल देने से इनकार कर दे, तो भारत के पास सिर्फ 22 दिन का रिजर्व है, यानी 22 दिन तक, और उससे भी कम की रिपोर्ट भी आती है कि 22 दिन तक भारत चल पाएगा। बल्कि जब मैंने सिलेंडर बुक किया तो मेरे मोबाइल पे खुद मैसेज आता है कि प्रिय ग्राहक, सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक और निराधार है। देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नागरिकों को आश्वस्त किया जाता है कि किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईंधन का समझदारी से उपयोग करना हमेशा लाभदायक होता है। HPCL। अब मेरा सरकार से ये सवाल है कि जब कोई भी ईंधन की कमी नहीं हो रही है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? लोग लंबी लंबी लाइनें क्यों लगा रहे हैं? लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अपने देश में कितना LPG बचा हुआ है, कितना भी बाहर से आ रहा है, और क्या अब हमें करना है, जानते हैं आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल के अंदर। दोस्तों, मैं अभी LPG की शॉर्टेज के बारे में आगे बात करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले इसकी शुरुआती को समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए हुए थे उधर इजराइल, और इजराइल जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी उधर जो उनके PM है नेतन्याहू, उनसे मिलते हैं और सारी बातचीत होती है, और वहाँ वो भाषण भी देते हैं, स्पीचेस देते हैं। कुछ स्पीचेस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली with full conviction in this moment and beyond. यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि जो हमास द्वारा इजराइल के ऊपर हमला हुआ था, मतलब जो ईरान ने समर्थन किया था हमास को, फिर उसके बाद इजराइल पर हमला हुआ है, वहाँ के बहुत सारे सिविल एरियाज पर भी हमला किया गया इजराइल पर। तो उस चीज के जो हमले हैं उसके साथ हर हाल में हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। यानी अब इजराइल पर कुछ होगा तो हम भारत इजराइल का समर्थन करेगा। दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इजराइल के साथ खड़े हों, फिलिस्तीन के साथ खड़े हों, लेकिन एक भारतीय नागरिक के नाते मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, एक का नाम इजराइल है और एक का नाम ईरान है, और आपका नाम भारत है। किसी वजह से भारत से आपको इजराइल जो है, इससे आपको बहुत फायदा होता है, ये आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए हथियार देता है। और ये जो ईरान है, ये आपको कच्चा तेल प्रदान करता है, बल्कि आपसे पैसे भी नहीं लगता। आपके पास जो चीज फल फ्रूट होते हैं, साग सब्जियां होती हैं और मसाले होते हैं, आप ईरान को देते हैं, बल्कि वो कच्चे तेल के बजाय पैसा भी नहीं लेता है। लेकिन किसी वजह से ईरान और इजराइल के बीच में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपके इन दोनों से फायदा है कि आप जाकर इजराइल के साथ खड़े हो जाएंगे? नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईरान आपके बारे में क्या सोचेगा? क्या आपको कोई सामान देगा? जरा सोचिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने यही किया। बल्कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले भी थे, इंदिरा गांधी थी, और ये जो क्या नाम है, और भी प्राइम मिनिस्टर थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल, तो ये जो न्यूट्रल पोजीशन रखते थे, यानी ना इजराइल के देश में जाते थे जब जंग जैसी नौबत आती थी, और ना ईरान के पास जाते थे। कुछ कहते हैं न्यूज रिपोर्टर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को पता ही नहीं था कि ये जंग होने वाली है ईरान इजराइल की। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 25 फरवरी को इधर गए हुए थे, तो ये जो जंग थी 10 दिन पहले ही डिक्लेयर हो गई थी कि इजराइल और यूएसए मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई। फिर कुछ दिन बाद 26 फरवरी को उधरी थे, 27-28 फरवरी को सुबह 8 बजे यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। वहां उनके बहुत सारे लोग भी मारे गए। एक मीना शहर है, वहां की एक हॉस्टल था, वहां बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही थी हॉस्टल में, वो सरकारी हॉस्टल था,
वहाँ पर बहुत सी लड़कियां भी मारी गई, बहुत सी घायल भी हो गई मीनाब शहर के अंदर। और बल्कि जो ईरान के लीडर थे आयतुल्लाह अली खामनेई, उनको भी मार दिया गया। और मैन कमांडर थे भी मार दिया गया, और मैन कमांडर थे उनको भी मार दिया गया। यानी एक तरफ से यानी ईरान के सर को कलम कर दिया गया ईरान के द्वारा। लेकिन अभी तो फिलहाल में अभी मुस्तफा खामनेई बन गए हैं ईरान के लीडर। इजराइल का कहना था कि जो ईरान देश है एक परमाणु बम बना रहा है, और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया, अभी मिडिल ईस्ट के पास किसी के पास भी परमाणु बम नहीं है। जो जापानी मुस्लिम कंट्रीज है सारे, उनके पास किसी के भी पास परमाणु बम नहीं है। तो भैया ईरान बना रहा था परमाणु बम, तो इसलिए इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया कि भाई ईरान परमाणु बम बना लेगा तो हमें खत्म कर देगा एक झटके के अंदर। तो अब भाई ईरान के इतने मैन लीडर भी मारे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ ईरान के अंदर। तो अब ईरान ने तो चूड़ियां पहरी नहीं है, वो चुप नहीं रहा, बल्कि ये जो मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, अबू धाबी, इन जो मुस्लिम कंट्रीज है सारे के ऊपर इसने इजराइल सहित हमला कर दिया, इन सारे देशों के ऊपर। ईरान का कहना था कि मैंने इन सारे देशों के ऊपर इसलिए हमला किया है क्योंकि इन देशों ने अमेरिका के मिलिट्री बेस बनाए हैं इधर। अमेरिका के यहाँ पर मिलिट्री बेस हैं, बल्कि ईरान मिलिट्री बेस ही पर ही नहीं, बल्कि जो सिविल एरिया जहाँ लोग रहते थे वहाँ पर भी ईरान के द्वारा हमला किया गया मिडिल ईस्ट के देशों पर। और ईरान के पास एक और एडवांटेज था, उसके पास ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने सुना होगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज था। 33 किलोमीटर है ये, दुबई और ओमान से शायद से ईरान तक टच है, 32 या 33 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ईरान ने जो अंडरग्राउंड शिप होती हैं वो बिछा दी कि कोई भी इधर से कोई देश अपना शिप लेके जाएगा तो भाई हम उसको उड़ा देंगे, हाँ जितनी हमने परमिशन दी हो। और लगभग इधर से ये जो रास्ता है ये ऐसा रास्ता है, मान लीजिए गली है, इस गली से आप मेन हाईवे पे जाते हैं, उस गली पर कोई भाई हथियार लेके खड़ा हो, भाई जाने नहीं दूंगा, मेरी परमिशन के बिना तुम इधर से जा नहीं सकते, उसका घर ही उधर हो, तो आप क्या करेंगे? वही हाल आज इजराइल ने कर दिया है। 20% पूरी दुनिया का और लगभग भारत का 60 से 70% इधर से कच्चा तेल अपने देश में आता है। अब देखिए इसके थोड़ा प्रोसेस को हम समझते हैं। देखिए मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब से आता है, ईरान से भी तेल आता है हमारे यहाँ। जब ये तेल आता है तो कच्चा तेल बनकर हमारे देश के अंदर आता है, फिर रिफाइनरी होता है इधर गुजरात के अंदर, मुंबई के अंदर भी। इधर से रिफाइनरी मतलब उधर से पेट्रोल निकलता है जो एक जेट में इस्तेमाल होता है, फिर पेट्रोल निकलता है, फिर उसके बाद डीजल निकलता है, फिर उसके बाद केरोसिन निकलता है, फिर उसके बाद ये और जो मोबिल ओबिल बनते हैं वो सब निकलता है, फिर उसके बाद जो उसका पूरा ऊपरी हिस्सा होता है उधर से एलपीजी निकलता है धुएं के आकार में। तो जब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो हमारे यहाँ तो एलपीजी, डीजल, पेट्रोल की कमी हो ही गई। और भारत के अंदर सिर्फ 22 दिनों का रिजर्व है था क्योंकि क्या नाम है, भारत ज़्यादा रखता नहीं है बाकी देशों के अलावा। अगर आप कंपेयर करेंगे, चाइना के पास लगभग 1 से 2 महीने का वो रिजर्व रखता है, और भी बहुत सारे देश 1 से 2 महीने का रिजर्व रखते हैं कि बाई चांस अगर कोई युद्ध हो जाए तो हम अपने देश की इकोनॉमी को ठप्प नहीं गिरने देंगे। तो ये चीज़ें अब हो गई। हमारे भारत में पाइपलाइन की इतनी कमी है, चाइना के अंदर लगभग अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो नेचुरल गैस है 1,28,000 किलोमीटर तक है, और अपने भारत के पास अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन है लगभग 25,429 किलोमीटर। 2024 में 10,000 किलोमीटर था, और अभी थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ 25,000 किलोमीटर। भारत के अंदर इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश जिसके अंदर 144 करोड़ लोग रहते हैं, सिर्फ इतनी सी प्रोग्रेस की। अब भाइयों अब ऐसी सिचुएशन में हम आ ही गए हैं तो हमें क्या करना है? देखिए एक मार्केट के अंदर एक वो क्या कहते हैं कुछ होता है, लाइट से जलता है, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ, माइक्रोवेव शायद उसको बोलते हैं, तो वो इस्तेमाल करें। उसके अंदर गैस का बहुत कम खर्चा, गैस का काम ही नहीं लगता, लाइट रहेगी तो आपका खाना बन जाएगा। लेकिन अब गांव के एरिया की क्या बात करें, वहाँ तो लाइट रहती नहीं है, तो वहाँ पर आपको अब लकड़ियों से, लकड़ी हो या जो पत्ते होते हैं उससे, अगर आपको गैस नहीं मिल पा रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन और जो हमारे दोस्त और भाई हैं कि क्या नाम है, बहुत सारे गैस सिलेंडर लेकर अपने घर में जमा किए हुए हैं, तो घाई में ज़्यादा गैस बुकिंग ना करें, ज़्यादा गैस अपने घर में लाकर एक्स्ट्रा ना रखें, बल्कि आपके जो लाचार हैं, जो मजबूर है, उनको दे दें कर्जे पर कि भाई आप इस्तेमाल कर लीजिए। और ये सही है कि क्या नाम है, भारत के अंदर भी उतनी कमी नहीं हुई, लेकिन हमें समझदारी से ईंधन का उपयोग करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।